चलिए शांत हो जाए बालक। पिछले क्लास में हम लोग चुंबक के गुण के बारे में अध्ययन किए थे और एक नया टॉपिक हम लोग शुरू किए थे, पृथ्वी का चुंबकीय तत्व, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। कल स्टार्ट हुआ था। अब इसके बारे में हम लोग बात नहीं किए थे, लेकिन आज हम लोग लिखने वाले हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। जो नहीं आए होंगे हेडिंग दे दीजिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, हेडिंग दे देंगे पृथ्वी के चुंबकीय तत्व। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व। हेडिंग हो गया बालक। तो ध्यान देंगे, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि पृथ्वी जो है अपने आप में एक विशाल चुंबक है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट। इसके बारे में किसने बताया था? तो विलियम गिलबर्ट। देखा था हमने, विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी के अंदर एक विशाल चुंबक गाड़ा गया है जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया है। इसीलिए कोई चुंबकीय पदार्थ उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, जिसको हम लोग काट दिए थे स्टेटमेंट को कि ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी का कोर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है और उतना टेम्परेचर पर कोई पिंड या कोई चुंबकीय पदार्थ ठोस अवस्था में रह जाए ये संभव नहीं, क्योंकि पृथ्वी के कोर से जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है, उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। मतलब उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ठीक है, उधर चले। तो पृथ्वी का कोर का टेम्परेचर जो होता है बहुत ज्यादा होता है बालक। इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम है, चलो हल्ला कर बात दिक्कत हो जाएगी। शांति से बैठिए, जो बताया जा रहा है सीखिए, समझिए। तो यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी का अलग अलग सतह जो है आप देख सकते हैं, और इसका कलर जो है आपको चेंज दिख रहा होगा। तो इसका कारण है अलग अलग मेटल का अकरेंस, मतलब अलग अलग सतह में बताए थे, सिलिकॉन, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, निकेल है, फेरस है। अलग अलग लेयर में प्रचुरता होता है जिसके आधार पर इसका रंग है, और टेम्परेचर बढ़ते जाता है जी। तो इस सेंट्रल जो पोर्शन होता है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा रहेगा तो ठोस अवस्था में कोई पिंड रह सकता है? नहीं रह सकता है। ठीक है, मॉल्टेन स्टेट में रह सकता है, मतलब उसको सेमी लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप, ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है, फिर मेंटल होता है, आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है। अलग अलग भाग में इसको बांटा गया है। सबसे सेंट्रल पोर्शन यही होता है जो बीच में होता है। उसमें किसका मात्रा अधिक होता है? निकेल का और कोबाल्ट का और फेरस का। चुंबकीय पदार्थ प्रचुर मात्रा में इसके सेंट्रल पोर्शन में ही रहता है, इस भाग में ही रहता है, और टेम्परेचर ज्यादा होता है इसका। और है इससे रिलेटेड डायग्राम। तो ये भी एक डायग्राम है, इसमें भी अलग अलग लेयर को दिखाया गया। तो अर्थ कोर, क्रस्ट है, मेंटल है, लिक्विड आउटर कोर है, सॉलिड इनर कोर है। तो सॉलिड क्यों लिखा हुआ है, ऊपर लिक्विड लिखा हुआ है? तो ध्यान देंगे, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेरस है, निकेल, कोबाल्ट, तो ये जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल होता है, सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसीलिए सॉलिड लिखा हुआ है। कंप्लीट वो सॉलिड होता नहीं है। ये अर्थ का अलग अलग लेयर है। ठीक है, इसका ये थिकनेस दिया हुआ है 0 to 100 किलोमीटर, कहीं कहीं 0 to 60 किलोमीटर भी देता है। तो ये अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है।
तो कोर कहां से कहां बोलेंगे, तो यहां से यहां तक। इसके ऊपर जो हम लोग इस सतह पे रहते हैं, इस पे पहाड़ वगैरह दिखाया गया है, ये मैदानी क्षेत्र है जहां पर हम लोग रहते हैं। और इसके ऊपर सब है वायुमंडल का लेयर है, होता है ना जी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, बहुत सारा मंडल होता है। तो वही दिखलाया गया है इसमें। इसका एक और डायग्राम देखते हैं। तो इसमें सबका थिकनेस दिया हुआ है जी, कि इनर कोर है तो 1310 किलोमीटर, इसके बाद ये बाहर वाला 7 to 60 किलोमीटर, अभी पीछे वाला में 0 to 100 दिया हुआ था। तो वैरी कर जाता है, कहीं ज्यादा कहीं कम देखा जाता है, क्योंकि सबका थिकनेस एक जैसा हर जगह नहीं होता है। तो ये इसका थिकनेस दिया हुआ है, और सब में अलग अलग धातु का प्रचुरता रहता है। ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो जानकारी होगा कि सभी सतह में अलग अलग धातु का प्रचुरता रहता है। तो सवाल ये है कि सर ये सब हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो ये समझने के लिए कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, पृथ्वी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण ये चुंबकीय व्यवहार करता है। अब सवाल ये भी है कि सर कोई भी पिंड को बांध करके लटकाते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही क्यों रुकता है, तो इसका भी रिलेशन अर्थ के साथ ही है, समझिएगा। इसका रिलेशन ये है, आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जब स्थिर रहता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब गतिशील हो जाएगा तो गतिशील होने पर चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है बालक। तो इसके कोर में सेंट्रल पोर्शन जो ये देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसमें चुंबकीय पदार्थ होता है, और चुंबकीय पदार्थ हाई टेम्परेचर से आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड मतलब अलग अलग हो जाना, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ई प्लस नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वृत्ताकार पथ पर गति करता है जी, क्योंकि जब पृथ्वी घूम रहा है तो उसके अंदर का पदार्थ भी तो घूमेगा, इलेक्ट्रॉन भी तो घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इस सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा, जब वृत्तीय पथ पे गति करेगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर ये वृत्तीय पथ पर गतिशील होगा तो इधर बना देगा नॉर्थ पोल और इधर बना देगा साउथ पोल। अब डायरेक्शन कैसे मालूम चल गया, तो आपको एक टोरॉइड पढ़ाए थे, याद होगा, एक सोलिनॉइड था, एक टोरॉइड था। बियोट-सावर्ट्स लॉ के बाद हम लोग पढ़े थे। तो उसमें क्या था कि किसी कॉइल में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसके कारण तीव्रता हम लोग निकाले थे। तो बिल्कुल वही है, यहाँ भी वृत्तीय पथ होता है और इलेक्ट्रॉन पथ पे गतिशील होगा तो इसमें करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। और ये कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ये डायरेक्शन निकाला जाता है। अब ये अगर अर्थ है, इसका रोटेशन है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो इस स्थिति में कोई भी चुंबकीय पदार्थ को अगर बांध करके आप लटकाइएगा तो हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। क्लियर है बालक? तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो पृथ्वी के कोर में जो चुंबकीय पदार्थ है वो ज्यादा टेम्परेचर के कारण आयनीकृत हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से वृत्तीय पथ पर गतिशील होता है, और इसके गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल। चलिए अब इसको आगे थोड़ा सा लेते हैं। तो हमको इस टॉपिक में पढ़ना है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व पढ़ने से पहले एक पॉइंट बता दे, जिसका नाम है भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। देख लीजिए ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक याम्योत्तर के बारे में। भौगोलिक याम्योत्तर, और इसके बाद है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, ये डायग्राम थोड़ा सा देखिए।
इसमें एक भौगोलिक यमयुत्तर है, चुंबकीय यमयुत्तर है। तो सवाल ये है कि सर ये चुंबकीय या भौगोलिक यमयुत्तर क्या होता है? तो ध्यान देंगे, हमने बोला कि हमारे पास कोई अर्थ है और इस अर्थ को अगर दो टुकड़ों में बांट दिया जाए तो आप कहिएगा कि सर आप लाइन खींचे हैं। तो ध्यान देंगे, ये आपको लाइन दिख रहा है लेकिन ये लाइन नहीं खींचे हैं, ये तल खींचे हैं बालक। तल मतलब कि अगर पृथ्वी एक गोला है और इस तरह का ब्लेड लेके उसको हम ऐसा बीच से काट दें तो दो भाग में हो गया। तो ये जो लंबवत है, ध्यान देंगे, ये जो लंबवत तल है, ये जो लंबवत हम तल कंसीडर कर रहे हैं, इसी तल को क्या कहा जाता है? भौगोलिक यमयुत्तर। तो आप अगर सामने से देखिएगा तो आपको लाइन ही दिखाई देगा। ध्यान देंगे, ये सतह है लेकिन आप अगर देखते हैं कुछ इस तरीके से तो आपको लाइन ही दिखाई देगा क्योंकि आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं। अगर साइड व्यू से मेरे जगह पर खड़ा होकर आप देखेंगे तो ये फेस आपको दिखेगा बालक। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के, ध्यान देंगे, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला जो लंबवत तल होता है उसी को भौगोलिक यमयुत्तर कहा जाता है। तो ये तल है बालक, ये इसके बीच में हम लोग कंसीडर करते हैं। अब जगह तो है नहीं कि इसको अंदर हम घुसा दें, ठीक है? तो बाहर से ना समझिएगा जी, बाहर से समझिए। तो बाहर से आप कह सकते हैं कि सर इतल होगा, इतल होगा और एक तरह का लंबवत तल होता है, हम लोग कल्पना तो कर ही सकते हैं। तो ये आपका चुंबकीय भौगोलिक यमयुत्तर। अब सवाल ये है कि सर चुंबकीय यमयुत्तर क्या होता है? तो उसको भी समझ लेते हैं। हमने बोला कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक छड़ चुंबक है। तो छड़ चुंबक में ये जो यहां से यहां तक का दूरी होता है इसको चुंबकीय अक्ष का लंबाई कहा जाता है। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो तल होता है, मान लीजिए ये ऊपर भी है, ये नीचे भी है, तो ऊपर और नीचे रख दिया जाए तो डायग्राम कैसा बनेगा? एक तल जैसा बनेगा, एक सतह जैसा बनेगा। तो ये जो काल्पनिक सतह होगा जो चुंबकीय अक्ष के लंबवत होता है इसी को क्या बोलेंगे? चुंबकीय यमयुत्तर। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि ये चुंबक के ऊपर एक तल और नीचे एक तल, टोटल अगर कंसीडर कर लिया जाए, टोटल पे बात कर ले, तो ये यहां से यहां तक जो टोटल तल है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? चुंबकीय यमयुत्तर। मतलब चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को हम लोग चुंबकीय यमयुत्तर कहेंगे, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है? मिलाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि सर आप लिखे हैं भौगोलिक और चुंबकीय, तो याद रखेंगे भौगोलिक यमयुत्तर में ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को जोड़ा जाता है और इस तल होता है, रेखा नहीं होता है, पूरा सतह है। और चुंबकीय यमयुत्तर में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को और मैग्नेटिक साउथ पोल को जोड़ा जाता है। ऐसे परिभाषा में हम लिखवाएंगे और डायग्राम थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे दिख रहा है ये मैग्नेट, ग्रीन कलर वाला देखिए, ग्रीन कलर वाला, तो आपको ये अक्ष जैसा दिख रहा है लेकिन ये तल है, ठीक है? आप देख सकते हैं इसका कुछ फेस पीछे भी दिख रहा है। तो याद रखेंगे ये तल है, इसको हम लोग चुंबकीय यमयुत्तर कहते हैं। और ये जो एक ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, इसको कहा जाता है भौगोलिक यमयुत्तर। तो भौगोलिक रहे या चुंबकीय रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या होगा? तो लंबवत तल होगा। किसके लंबवत होगा? तो सर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले रेखा के लंबवत होता है। तो चलिए हम लोग परिभाषित करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो हमारा है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। लिखा जाए, लिखेंगे किसी स्थान पर, लिखेंगे किसी स्थान पर, किसी स्थान पर पृथ्वी के, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का
और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है, दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है, जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है। उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है। हो गया बालक। इसी में लिखेंगे आगे, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। डैश दे दीजिए और एक एक करके लिखेंगे। 3 लिखना है तो सबसे पहले 1 नंबर में लिखना होगा। 1 नंबर में लिखेंगे चुंबकीय अवनमन या दिग्पात। चुंबकीय अवनमन या दिग्पात, इसको अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या केवल डिक्लिनेशन भी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं डिक्लिनेशन। हो गया बालक। तो इसका 2 नाम है, चुंबकीय अवनमन भी कह सकते हैं और दिग्पात भी कह सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि सर ये अवनमन और दिग्पात क्या होता है, तो डायग्राम के माध्यम से पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में। देखिए बालक, ध्यान देंगे, ये जो आप बीच वाला लाइन देख रहे हैं इसको कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखिए लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो समझने के लिए थोड़ा सा इस पे हम डायग्राम चेंज करेंगे। यहां पर ये जो है पृथ्वी के लिए ये हो जाएगा भौगोलिक याम्योत्तर। अभी तल मान लिए हैं जो पृथ्वी को 2 अलग अलग भागों में बांट रहा है, और एक स्वतंत्र रूप से चुंबकीय सुई को अगर लटकाया जाए तो वो कैसे रुकेगा, उत्तर दक्षिण में। तो ये जो हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। मतलब मैग्नेटिक जो चुंबकीय याम्योत्तर है ये है। तो 2 तल लिए थे, ये हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया ज्योग्राफिकल भौगोलिक याम्योत्तर, और ये हो गया चुंबकीय। तो इनके बीच जो कोण बनता है, ये वाला कोण, इसी कोण का नाम है चुंबकीय अवनमन या दिग्पात। इसको कैसे लिखना है, थीटा से ये वैल्यू कितना होता है, 11.3 डिग्री से 11.5 डिग्री के बीच होता है। क्लियर है बालक। तब इसको रेखा मत कहिएगा, ये आपका तल है, ये चुंबकीय याम्योत्तर है और ये भौगोलिक याम्योत्तर, इन दोनों के बीच का ही कोण है। अगर हम प्रैक्टिकल पे बात करें, दो तो काफी ऊंट वाला दो, वही दो। तो देखिए इस पे हम लोग अगर बात करें तो आप कहिएगा कि सर ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया भौगोलिक याम्योत्तर, और एक अगर एक और सतह लेंगे
तो ये से चुंबकीय वाला काटेगा ना जिसको, तो काटेगा तो हम मान लेते हैं इसको आधा ही दिखाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से बनाया, इसका आगे वाला भाग नीचे होगा और इसका कुछ इधर होगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया भौगोलिक याम्योत्तर और ये चुंबकीय। तो इनके बीच जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यही कोण क्या कहलाएगा, तो चुंबकीय अवनमन कहलाएगा या दिग्पात। परिभाषित करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। तो वो चलिए इसको परिभाषित किया जाए, कोई दिक्कत समझने में। इसको परिभाषित करेंगे, लिख लेंगे चुंबकीय अवनमन या दिग्पात, और लिखा जाए, परिभाषित किया जाए, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, सामने लिखा हुआ है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर हो गया। ब्रैकेट में लिखिएगा, चुंबक के, ब्रैकेट में लिखेंगे, चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को, चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को, चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल, चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, बाहर लिखेंगे, और भौगोलिक याम्योत्तर, और भौगोलिक याम्योत्तर, और भौगोलिक याम्योत्तर, और ब्रैकेट में लिखेंगे पृथ्वी के, ब्रैकेट में लिखा जाए पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल, ब्रैकेट बंद, के बीच, ब्रैकेट बंद, के बीच जो कोण बनता है, के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को, के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को, उसी कोण को उस स्थान पर का, उसी कोण को उस स्थान पर का दिग्पात, उसी कोण को उस स्थान पर का दिग्पात या चुंबकीय अवनमन, उस स्थान पर का दिग्पात या चुंबकीय अवनमन कहा जाता है, दिग्पात या चुंबकीय अवनमन कहा जाता है, चुंबकीय अवनमन कहा जाता है। इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए अगर डायग्राम बनाना हो, तो यहां पर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल,
ध्यान देंगे, इसको कहा जाता है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। यहां पर दोनों का सेंट्रल पॉइंट है। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक साउथ पोल, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। और ये जो तल होता है, इस तल का नाम होगा, इस तल का नाम होगा भौगोलिक, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। और यहां ये जो तल है, इसको बोलेंगे चुंबकीय, चुंबकीय याम्योत्तर। ये आपका चुंबकीय याम्योत्तर है। और इनके बीच जो कोण रहता है बालक, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो कोण बनेगा इसी को थीटा कहेंगे। और ये होता कितना है, 11.3 डिग्री। यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा 11.3 डिग्री, तो 3 से 5 के बीच में होता है। डायग्राम बना लीजिए। क्या हो गया? ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। तल होता है, चलिए बन गया, हटा दिया जाए। सेकेंड पॉइंट में देखिए, इसका डायग्राम हम लोग देखे हैं, यही डायग्राम है। ठीक है, समझा भी आपको कि ये जो होता है भौगोलिक याम्योत्तर है और ये चुंबकीय याम्योत्तर। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को चुंबकीय अवनमन या दिक्पात कहा जाएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट में रहेगा, 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए चुंबकीय नमन, चुंबकीय नमन या नति, चुंबकीय नमन या नति। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, चुंबकीय नमन या नति। तो ध्यान देंगे, नमन या नति मतलब झुकाव होता है, झुकाव का कोण होगा। याद रखेंगे, यहां पर जो इंक्लिनेशन है, तो इंक्लाइंड मतलब ढलान होता है। ठीक है, यह झुकाव होता है। तो यहाँ जो कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ जो हम लोग पृथ्वी का नमन या नति का कोण लेंगे, ठीक है, तो वो झुकाव का कोण होगा। अब इसको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझा जाए। हेडिंग दे दिए, देखिए इधर अगर बात की जाए डायग्राम से, तो डायग्राम में ध्यान देंगे, एक ले लेते हैं हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर और एक भौगोलिक याम्योत्तर। और इनके बीच पृथ्वी के कुल चुंबकीय तीव्रता का वैल्यू हो गया, इसको B से लिखा गया है।
तो हम लोग सदिश में पढ़े हैं कि अगर कोई तल में होता है तो इसका दो घटक टूटेगा, एक क्षैतिज घटक, एक लंबवत घटक। क्षैतिज जो होता है जिसके साथ कोण आप बनाए हैं वो कॉस में रहेगा, जिसके साथ कोण नहीं बनाए हैं ये साइन में रहता है। क्लियर है बालक? तो इसमें यही जो कोण देख रहे हैं जिसको डेल्टा से आप लिखे हैं, यही कोण डेल्टा जो है चुंबकीय नमन अथवा नति कहलाता है। कोई दिक्कत बालक समझने में? तो एक बार लिख लीजिएगा, तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली आपको बता देंगे कि कोण कहाँ बनता है, क्योंकि ये 3D डायग्राम है। तो पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा देंगे कि ये कोण बनता कहाँ है। लिखेंगे, परिभाषा लिखा जाए, चुंबकीय नति अथवा नमन, चुंबकीय नति अथवा नमन, चुंबकीय नति अथवा नमन पृथ्वी के, चुंबकीय नति अथवा नमन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता की दिशा, कुल तीव्रता की दिशा तथा चुंबकीय याम्योत्तर के, तथा चुंबकीय याम्योत्तर के एक क्षैतिज रेखा के मध्य, चुंबकीय याम्योत्तर के एक क्षैतिज रेखा के मध्य, एक क्षैतिज रेखा के मध्य कोण है, एक क्षैतिज रेखा के मध्य कोण है जिसे, एक क्षैतिज रेखा के मध्य कोण है जिसे डेल्टा द्वारा, जिसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, मध्य कोण है जिसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया बालक? अब चलिए समझते हैं कि सर ये कहां पे बनता है। डायग्राम तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन समझिए पहले। यही आपका डायग्राम होगा। इसमें ये जो कोण है इसी का नाम है आपका चुंबकीय नमन अथवा नति। अब सवाल ये है कि सर ये क्या है, कहाँ कोण बन गया, थोड़ा समझते हैं इसको। चलिए समझिए इसको। तो यहाँ पे हम लोग पहले दो तल लिया जाए, एक चुंबकीय याम्योत्तर, एक भौगोलिक। तो आप बोलेंगे कि सर आप इसको भौगोलिक लिए थे और ये चुंबकीय था,
और इन दोनों के बीच का जो कोण था इसका नाम क्या लिए थे अभी? थीटा लिए थे। नाम क्या था? तो चुंबकीय अवनमन था या दिग्पात था, लिखे थे हम लोग। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच कोण थीटा था। अब इसको थोड़ा हम सीधा कर दे रहे हैं, और ये हमारा भौगोलिक यामी उत्तर है, ये चुंबकीय। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का जो तीव्रता है, ध्यान देंगे, जो दोनों का तीव्रता है, कुल तीव्रता, तो कुल तीव्रता का दिशा कुछ इस तरीके से है। ध्यान देंगे, कुछ इस तरीके से है। तो अब बताइए कि ई एक तल, ई दूसरा तल, तो तीव्रता बीच में आ गया। तो अगर तीव्रता बीच में आ जाएगा तो इसका दो घटक टूटेगा, एक होगा क्षैतिज घटक, एक होगा लंबवत घटक। तो ध्यान देंगे, आप अगर सदिश पढ़े होंगे तो जानकारी होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो हम बताए जरूर होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कोई बल लगाता है और थीटा कोण से बल लगाता है तो दो घटक में टूटता है, एगो एक्स घटक बल का, एगो बल का वाई घटक। जिसके साथ कोण बनाए हैं ये कॉस में टूटता है, जिसके साथ कोण नहीं बनाए हैं ये साइन। अब जो रहे बी रहेगा तो बी लेंगे, ठीक, अल्फा रहेगा अल्फा, डेल्टा रहेगा डेल्टा। इधर आई तो यहाँ आ रहा है कि बी है, बी दिया हुआ है। बी कौन है इसमें? एक काला वाला है। अभी दो भाग में टूट जाएगा, एक क्षैतिज एक लंबवत। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ये लंबवत घटक होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप चुंबकीय नति या नमन किसको कहिएगा? तो ये देखिए, जो काला वाला है इसका नाम है कुल पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो रेड वाला देख रहे हैं इसको कहा जाता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक, और जो नीचे ग्रीन वाला है इसको कहा जाता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का लंबवत घटक कहा जाता है। तो अब कोण को अगर परिभाषित करना हो तो आप कहेंगे कि क्षैतिज घटक और कुल तीव्रता के बीच जो कोण बनेगा इसी का नाम क्या होगा? चुंबकीय नति अथवा नमन। तो ये जो ब्लैक वाला है और ये रेड वाला है, इनके बीच जो कोण बनेगा उसी का नाम क्या होगा? चुंबकीय नमन अथवा नति। कोई दिक्कत समझने में? तो यही डायग्राम इसमें इस तरीके से बनाया हुआ है। देखिए दो गो सतह है ना जी, हम लोग भी दो लिए, ये तीन गो है, क्षैतिज, लंबवत और ये बीच वाला। तो इन दोनों के बीच जो कोण बना इसी का नाम क्या है? चुंबकीय नमन, चुंबकीय नति अथवा नमन। देखिए जो घटक होता है हम लोग अगर इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, क्योंकि ध्यान देंगे आप कोण यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब झुकाव कह दिया कि झुकाव का कोण लेना है, तो झुकाव का कोण ऊपर से लीजिएगा कि नीचे से लीजिएगा? ऊपर से लेंगे। अगर कहता कि उन्नयन बताइए, नीचे से ऊपर की ओर बताइए, तो किसके साथ लेते हैं? लंबवत के साथ लेते हैं, इधर से। तो ये हमारा ये जो कोण है झुकाव कोण होता है, और झुकाव कोण हमेशा किसके साथ लेते हैं? क्षैतिज के साथ। किसका है जी कोण? बनाइए, बाकी लोग डायग्राम बनाइए। बी है, एक बी भी है, एक बी एच है, एक थीटा है, एक डेल्टा है, यही है। बी एच है। देखिए ये जो है क्षैतिज को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये बी एच है, ये बी भी है और ये बी है वाला। बन गया डायग्राम। चलिए नहीं समझ आया तो ये भी बना सकते हैं, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है।
बनाओ जल्दी, हुए वाला ही वाला मत करो, जल्दी बनाओ। दोनों एक ही है, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, या हिंदी में। चलिए हो गया बालक। अब तीसरा जो है, तो तीसरा इसी में आपको दिख रहा है BH जो है, इसी को हम लोग परिभाषित करने वाले हैं। जो आपको BH दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग निकालने वाले हैं। पृथ्वी का क्षैतिज घटक निकालेंगे। तो लिखा जाए 3 नंबर पॉइंट में, ये 2 नंबर में था, 3 नंबर में लिखा जाए 3 नंबर में लिखेंगे क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, इसको कहा जाता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। क्षैतिज घटक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो ये किसका क्षैतिज घटक है? तो पृथ्वी का क्षैतिज घटक है। आप इसको पृथ्वी का क्षैतिज घटक भी लिख सकते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ भी लिखा जा सकता है। बोला जाए बालक, लिखेंगे किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के कारण, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के कारण कुल तीव्रता, पृथ्वी के चुंबक के कारण कुल तीव्रता का क्षैतिज घटक है, कुल तीव्रता का क्षैतिज घटक है चुंबकीय यामयोत्तर तल में, कुल तीव्रता का क्षैतिज घटक चुंबकीय यामयोत्तर तल में उस स्थान का, चुंबकीय यामयोत्तर तल में उस स्थान का क्षैतिज घटक कहलाता है, उस स्थान का क्षैतिज घटक कहलाता है। इसे BH द्वारा सूचित किया जाता है, इसे BH द्वारा सूचित किया जाता है। तो डायग्राम में देख सकते हैं, हम लोग पहले ही यहाँ मेंशन किए हैं, ठीक है। ये जो आप BH देख रहे हैं बालक, यही पृथ्वी का क्षैतिज घटक है, और ये कौन है? लंबवत घटक। ये दोनों कहां से आया? तो जब कुल तीव्रता को आप तोड़े हैं इसको 2 भागों में, तो एक लंबवत घटक BH आया, एक क्षैतिज घटक, एक लंबवत घटक BV आया, इसको वर्टिकल कहा जाता है, और एक क्षैतिज घटक BH आया, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। बाकी अगले क्लास में करते हैं।